जो है क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी को जो है ना अच्छे से समझना है, और इसी तरह के एग्जाम में आप लोग के हो सकता है देखने को मिल सकता है, तो इसलिए सभी लोग प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, और याद करेंगे, और इससे जो मिलता जुलता प्रश्न हो उसका भी तैयारी साथ में करना है, ठीक है बच्चा। देखिए पहला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित करें, ठीक है ना। तो एक डायप्टर जो उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, जिसका फोकस दूरी कितना होता है 1 मीटर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे लेंस की एक डायप्टर क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी जाए तब बनने वाली प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब का प्रकृति भी बताएं। तो देखिए ये हम लोग का जो है यहाँ से यहाँ तक जो है अवतल दर्पण बन गया है। क्या बन गया है, अवतल दर्पण है, और इसमें जो है यहाँ से इस तरह से हम लोग का जो है मुख अक्ष है, ठीक है ना, मुख अक्ष इस तरह से है। अब मुख अक्ष पे जो है वस्तु हम लोग का रखना है, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, वस्तु को जो हम लोग रखना है ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो देखिए यहाँ पर जो ध्रुव है P और यहाँ पर है फोकस, इसके बीच यहाँ पर देखिए हम लोग वस्तु रख दी है। अब वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, इसका प्रकाश किरण जब गुजरेगा इसका दो तरफ एक समांतर जाएगा, मुख अक्ष के मुख अक्ष से समांतर जाएगा, तो ये जो है फोकस से होते हुए वापस टकरा करके इधर निकल जाएगा। और दूसरा जो इसका किरण है वो सेंटर से होते हुए जाएगा इस तरह से, यहाँ से निकल के जाएगा इस तरह से, और फिर से ये वापस इसी रास्ते पर इधर आ जाएगा टकरा के, मतलब इधर साइड से गया और वापस इसी से आ गया। लेकिन आभास क्या होगा, आभास होगा कि जैसे कि ये ऊपर से ही वापस आयल है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जो आभास होगा ये भी कहाँ से वापस आयल लिखे आभास होगा, ये ऊपर से ही आयल है। तो इसको करके हम लोग काल्पनिक रेखा को इस साइड आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो वस्तु है प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का साइज क्या हो गया है बड़ा, और क्या है प्रतिबिंब सीधा है, क्या है सीधा है, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो है सीधा है, और साथ ही साथ क्या है आभासी है, क्या है आभासी, ठीक है ना, आभासी में है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और देखें तो काल्पनिक हो ही गया, आभासी सीधा वस्तु से क्या है बड़ा है, प्रतिबिंब की प्रकृति। आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो तब प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ही बताना है। देखिए यहाँ भी हम लोग के जो है अवतल दर्पण में ही काम करना है। तो देखिए अवतल दर्पण हम लोग इस तरह से बना लिए, इसका ध्रुव है यहाँ पर हम लोग सूचित कर दिए, यहाँ पर फोकस दूरी है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे जो है वक्रता केंद्र पर जो है वस्तु रखा गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं। अच्छा देखिए वस्तु जो है यहाँ से यहाँ तक रख दिया गया है वस्तु। अब इससे जो है किरण आरेख को गुजारना है, तो एक किरण आरेख देखिए इस तरह से समांतर गया है मुख अक्ष के, और टकराने के बाद जो है फोकस से होते हुए जो है इस साइड में निकल गया। दूसरा देखिए किरण जो है फोकस से होते हुए गया है और टकराने के बाद मुख अक्ष के समांतर जो है इस साइड में निकल गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये टकराए हैं, यहाँ से लेकर के मुख अक्ष जो होता है ना उसके बीच की दूरी जो है यही हम लोग जो है वस्तु के प्रतिबिंब है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है जितना बड़ा बिंब है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। तो प्रकृति पूछा गया है, तो प्रकृति देखिए वास्तविक हो गया और उल्टा रहेगा और समान आकर के मतलब बराबर है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चा थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम है इसलिए हम फेस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी हर वीडियो में फेस तो रहता ही है। आगे प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार बताना है। देखिए फोकस दूरी जो है ना ये प्लस में हो जाएगा, काम हो जाएगा प्लस में, क्योंकि अभिसारी लेंस है, और यू जो है कितना हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर, 25 यहाँ पर दिया गया है माइनस में ले लेंगे। भी का मान ज्ञात करना है, H1 का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, और H2 का भी ज्ञात करना है। तो हम लोग जो है इसे लेंस सूत्र पर रख लेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और इसी पर हम लोग जब मान को बैठाएंगे तो पक्षांतर करने पर देखिए इस साइड में भी हम लोग ला दिए, तो इधर पक्षांतर किए तो प्लस में आके 1/u हो गया एफ के साथ में, 1/v बराबर 1/10 प्लस 1/-25 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब इसको कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो आ जाएगा बटा में 10 और 25 का लघुत्तम हो गया 50, और यहाँ पर हो जाएगा क्या बार में जाएगा 10 × 50 5 एकम 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3/50। जब इसको हम लोग सरल करेंगे तो हो जाएगा v बराबर 50/3, और इसको जब काटेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 16.6 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात करना है, ये हम लोग का जो है ना ज्ञात कर लिए हम लोग प्रतिबिंब की दूरी। अब क्या ज्ञात करना है आवर्धन, तो आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम लोग v/u बराबर लिख लिए, और v का मान रख दिए और u का मान रख दिए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आवर्धन मिल गया, माइनस में 2/5
3 है, ठीक है ना। अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, जो आवर्धन ज्ञात किए हम लोग उसे जो ना H2/H1 से हम लोग तुलना कर देंगे, ठीक है ना। और जब तुलना करेंगे तो H2 का मान मिल जाएगा हम लोग का 3.33 सेंटीमीटर, जो कि ये माइनस में है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, 16.66 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब की दूरी जो है कितना है, 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, तो कांच की प्रकाश की गति का कितनी होगी, मतलब कांच में प्रकाश की गति जो है कितना होगा बताना है। तो अपर्तनांक बराबर सूत्र होता है निर्वात में चाल भागे, यहाँ पर भाग है, ठीक है ना, मतलब बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग पता था, ये जो है हम लोग का अपर्तनांक पता था 1.5, तो हम लोग यहाँ पर जो है सी से सूचित किया प्रकाश जो निर्वात में प्रकाश चाल होता है, और भी से है माध्यम में प्रकाश की चाल। जब हम लोग भाग देंगे तो ये जो है भी बाटा के नीचे है, यानी भाग में है, तो ये इधर साइड गुना होकर इस साइड आ जाएगा, तो भी वर बचेगा, और 3 गुने 10⁸ बटे कितना हो जाएगा, यानी कि भाग में 1.5। 1.5 के कई बार पढ़ना पड़ेंगे कि 3 आएगा, तो 2 बार में ये कट जाएगा, तो प्राप्त हो जाएगा हम लोग के 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच में जो प्रकाश की चाल कितना हो गया, 2 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखिए, प्रश्न जो है दिया गया है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका क्या कारण है तथा इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या दोष के क्या कारण है, तो देखिए, अभिनेत्र लेंस की जो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना इसका कारण है, जिससे फोकस दूरी जो है ना कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इससे संशोधन के लिए क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है, उपचार क्या है, ठीक है ना। देखिए उपचार क्या है, इस लेंस को दूर करने के लिए, मतलब इस लेंस को दूर करने के लिए अवतल, मतलब इस रोग को, ठीक है ना, दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, उसी क्षमता के जो है अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर बनाया गया है, ये जो है दोषयुक्त है, और ये जो है दोष जो है हटा देने के बाद है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है तथा इसे दूर करने का क्या उपाय है। देखिए बच्चों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे निकट दृष्टि दोष पूछ दे, या फिर हो सकता है दूर दृष्टि दोष पूछ दे एग्जाम में, या फिर ये भी हो सकता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर बता दे, ठीक है ना। इसलिए सभी प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे ईमानदारी से, ठीक है ना। अब देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण निवारण भी बताना है, दूर करने का उपाय भी बताना है। तो देखिए, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु वह निकट रखी वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, वह दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब जब व्यक्ति को जो है ना दूर की वस्तु जो है साफ दिखेगा, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दूर दृष्टि दोष, या फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ना। और इसका जो है कारण क्या है ये भी जान लीजिए। तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो है इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी पिछला में जो पढ़े थे हम लोग निकट दृष्टि दोष में, तो घट जाता है। यहाँ पर नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाता है, उसमें क्या होता है, पिछला में बढ़ जाता है। संशोधन के क्या उपाय है, तो इस दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस के चश्मा का उपयोग करना होगा। इस दोष को दूर करने के लिए उचित क्षमता के उत्तल लेंस के जो है चश्मा पहनना होगा, ठीक है ना। ये देखिए दोषयुक्त जो है नेत्र का गोलक, और ये जो है निवारण के पश्चात है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न है, इंद्रधनुष क्या है, यह किस प्रकार बनता है। तो देखिए, वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कण दिखाई देने लगते हैं, देने वाला प्राकृतिक जो होता है वही स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। मतलब जो इंद्रधनुष बनता है ना, छोटा 7 रंग के, वही वाला, ठीक है। आगे देखिए, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के परिक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है, यह वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के सूक्ष्म बूंद द्वारा प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष के निर्माण के पीछे प्रकाश का अपवर्तन का भी हाथ होता है, मतलब सहयोग होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के भी और वर्ण विक्षेपण का भी। यहाँ पर देखिए इंद्रधनुष है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए नहीं दिख रहा होगा अच्छा से। आगे प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। आकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीला रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, नीला रंग की क्या होता है, अधिकता, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। आगे प्रश्न देखिए, खतरे का निशान
लाल को क्यों, मतलब खतरे का निशान लाल क्यों होता है पूछा गया है। तो देखिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो है ना सबसे अधिक होता है, जिस कारण से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह दूर से ही देखने पर भी लाल रंग दिखाई देता है तथा खतरे का संकेत का पता चल जाता है व्यक्ति को। तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो है कोहरे या धुएं में भी बहुत कम होता है, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखता है। चलिए इसलिए जो है इसका अति किया जाता है। आगे देखिए टिंडल प्रभाव है, ठीक है ना। तो किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि बाइक है और बाइक से जो है ना लाइट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लाइट, प्रकाश निकल रहा है। बाइक छोड़िए ना, टॉर्च है मान लीजिए, और टॉर्च से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तब जो प्रकाश मार्ग दिखाई देता है ना, तो ये किस कारण से दिखाई देता है, तो टिंडल प्रभाव कारण से ही दिखाई देता है। आगे प्रश्न है विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। देखिए विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया है, तो विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, और एम्पियर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है से उत्पन्न जो विद्युत होता है उसी को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। अब आगे प्रश्न है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में काम करती है। तो वह है सेल और बैटरी, मतलब एक युक्ति का नाम बताना है जो किसी भी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखता है, तो वो सेल या तो बैटरी है, ठीक है ना, सेल या तो बैटरी। आगे प्रश्न है पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखिए पार्श्वक्रम और एक होता है श्रेणी क्रम, दो में से ही कोई एग्जाम में एकदम 100% फिक्स लगभग आता ही है, ठीक है ना, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, अच्छा से समझिएगा। पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं, और यहाँ पर दिया गया है प्रतिरोधकों R1 R2 R3 को पार्श्वक्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक भी प्राप्त करना है, ठीक है ना। उसी प्रश्न को यहाँ पर दूसरा टाइप में दे दिया गया है, तो आपको कोई भी टाइप से मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखिए पार्श्वक्रम किसे कहते हैं ये जानिए। तो जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना, सभी जितने भी प्रतिरोध हैं उन सभी का एक छोर एक साथ और दूसरा छोर दूसरे साथ जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है ना। इसे सिद्ध भी करना है हम लोग के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए तो सबसे पहले माना कि परिपथ में 3 प्रतिरोध जो है R1 R2 R3 है, और उन्हें हम लोग जो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इनके बीच जो धारा है वो I1 और I2 और I3 प्रवाहित होती है। तो मुख्य परिपथ में जो है कुल धारा जो है I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। आइए इसको हम लोग फिगर समझ लेते हैं पहले। ये देखिए परिपथ इसका बना दिया गया है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर, और इस साइड में देखिए इस तरह से जो है सेल लगा दिया गया, इधर साइड प्लस चार्ज है, इधर साइड माइनस चार्ज है, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर देखिए A मीटर लगा हुआ है, आपको भी ये फिगर वगैरह सब बनाना है, ठीक है बच्चा लोग। और इधर से जो है धारा प्रवाह इधर साइड से हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर I सूचित किया गया है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रतिरोध ये वाला यहाँ से एक है और दूसरा प्रतिरोध यहाँ है, तीसरा है, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। इसमें देखिए सभी में जो है अलग अलग यहाँ पे जो है धारा का मान जो है बढ़ रहा है सभी प्रतिरोध से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि प्रत्येक प्रतिरोधकों के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम के नियम से। अब यदि तीनों प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर क्या होगा, भी है, तो ओम के नियम लगाएंगे। ओम के नियम क्या है, I बराबर V बटा R होता है ना, तो ये यहाँ से हम लोग ले लेंगे I1, क्योंकि अलग अलग जो है सबके बीच जो धारा का मान है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R1। उसी प्रकार से I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R2। देखिए V ही काहे लिया जा रहा है, क्योंकि V जो है नियत है सबके बीच, ठीक है ना, यहाँ पर V जो है सबके बीच नियत है। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R3। समीकरण 3 को प्राप्त हो गया, पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब तीनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, 1 तथा 2 तथा 3 को जोड़ देंगे, और जब हम लोग जोड़ेंगे तो इधर साइड वाला देखिए, इस साइड वाला जो है इस एक साइड जुड़ जाएगा, और एक साइड वाला इधर साइड वाला एक साइड जुड़ेगा, तो प्राप्त हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ठीक है बच्चा। अब देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग I के बराबर माने थे, तो I लिख देंगे इसके जगह पे, और यहाँ पर देखिए सब में जो है V भी कॉमन है यहाँ पर सब में, ठीक है ना, तो V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये जो है समीकरण हम लोग का हो गया 4, ठीक है ना। अब यदि A और B के सिरों के बीच का विभवांतर B एवं समतुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, मतलब जो R जो है समतुल्य प्रतिरोध है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे ओम के नियम, I बराबर V बटा R। अब इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 5, ठीक है बच्चा। समीकरण 4 और 5 से हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर I है हम लोग वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V बटा R, तो लिख दिए हम लोग। और यहाँ पर जो है हम लोग इस साइड वाला पक्ष देखिए इस तरह से जैसे है उसी तरह से हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पर V बटा क्या है, R, और यहाँ पर V है, ये भी देखिए पक्ष जो है बराबर के इस साइड में है, ऊपर साइड में ही गिना जाएगा अंश में ही, और यहाँ भी V जो है अंश में ही गिना जाएगा।
तो ये वाला भी और ये वाला भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही हम लोग का जो है व्यंजक है, ठीक है ना, पार्श्व क्रम का व्यंजक है। यही आंसर है, यही सिद्ध करना था। इतना ही आप सभी लोग कर लेंगे तो आप सभी को पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग श्रेणी क्रम को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चा, क्योंकि श्रेणी क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं तथा समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र भी स्थापित करना है। तो देखिए, जब हम पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा छोर तीसरे के पहले छोर से जोड़ते हैं तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे इसका अब हम लोग सिद्ध करने के लिए पहले आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, ये प्रतिरोध है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या है, प्रतिरोध है। और इसका जो है पहला सिरा इधर रहेगा और इसका दूसरा सिरा जो दूसरा प्रतिरोध है उसके साथ जुड़ा है, और इसका जो दूसरा सिरा है दूसरा प्रतिरोध के, वो तीसरा प्रतिरोध के जो है पहला सिरा के साथ जुड़ा है। तो इस तरह से इसका संयोजन होता है और इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके बीच का विभवांतर जो है V1, V2 एवं V3 है तथा इनसे धारा I प्रवाहित होगा। तो ओम के नियम हम लोग यहाँ भी लगा देंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 और V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है ना। अब तीनों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जब जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए सब में जो है ना I सब में कॉमन है यहाँ पर, देखिए तो I को निकाल देंगे बहरी। अब V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर होता है V, तो V के कुछ समतुल है ना उसके, तो V लिख दिए यहाँ पर और इधर हो गया I बहरी। अब V के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ओम के नियम से IR लिख सकते हैं। V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, IR। तो यहाँ पर देखिए V के स्थान पर क्या लिख दिए हम लोग, IR, और इधर साइड में जो पक्ष में दिया गया था इधर साइड में देखिए I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये वाला I और ये I कट गया तो क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। यही हम लोग का इसका व्यंजक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया गया है विद्युत आपूर्ति में लघुपथन और अतिभारण से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, तुरंत बता रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पढ़िए। चलिए बच्चा लोग, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, लघुपथन और अतिभारण, ठीक है ना। ये दोनों में से लगभग एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लघुपथन किसे कहेंगे, देखिए तो जब विद्युतमय जो तार होता है और उदासीन तार आपस में जब संपर्क में आते हैं, टकरा जाते हैं, मतलब किसी तरह से खुल उल के शॉर्टिंग हो जाता है, तो जब आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उसमें जो है अत्यधिक धारा बहने लगता है, बहुत ज़्यादा धारा का मान हो जाता है। तो इससे जो है ना तार गल पिघल जाता है, उसे लघुपथन कहेंगे, क्या कहेंगे, लघुपथन। आगे है अतिभारण। अतिभारण में देखिए जब किसी विद्युत उपकरण द्वारा निर्धारित विद्युत धारा से ज़्यादा विद्युत धारा में से ली जाती है तो यह अतिभारण कहलाता है। मतलब जितना उस तार की क्षमता है उससे ज़्यादा उससे धारा प्रवाह कर दिए तो क्या हो जाएगा, अतिभारण हो जाएगा, मतलब उतार खराब हो जाएगा, वहाँ पर पिघलेगा तो अतिभारण हो जाएगा, ठीक है ना। अतिभारण और लघुपथन से बचने के लिए हम लोग फ्यूज और आर्थिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखिए है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हैं। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या समझते हैं, अगला प्रश्न है। तो देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का प्रभाव अनुभव होता है या फिर किया जाता है, वह चुंबक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का देखिए आप लोग के चित्र भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी। तो इस तरह से चुंबक बना लेना है, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ दे देना है, ठीक है ना, और ये डिवाइड करेगा। तो चुंबक क्षेत्र जो है ना इस साइड से निकल करके और इस डायरेक्शन में जाके समा जाता है, इस साइड से निकल करके इस साइड में, ठीक है ना, इस तरह से। ये थोड़ा सा फिगर बैंड हो गया है, आपको क्रॉस में एक दूसरे में टकराना नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से जो है निकलते हैं चुंबक क्षेत्र नॉर्थ से, और नॉर्थ से निकल करके और ये जो है साउथ में चले जाते हैं, मतलब उत्तर से निकल करके दक्षिण दिशा की ओर जब विलुप्त हो जाते हैं इस साइड में।
इस साइड में जो है विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो है फिगर को अच्छे से याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछ दे। आगे है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो देखिए, वे पथ जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव उत्तरी ध्रुव गमन करते हैं और ये बंद वक्र है। ठीक है ना, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। तो देखिए, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लोहे के बुरादे द्वारा एवं कंपास की सुई के द्वारा भी निर्धारित की जा सकती है। मतलब कहाँ पर चुंबक है वो हम लोग निर्धारित कर सकते हैं बुरादा से, मतलब लोहा का जो चूरन होता है ना, उससे भी कर सकते हैं या फिर कंपास से कर सकते हैं, जगह मतलब जो बनाया जाता है गोला कलर की इस तरह से होता है और इसमें जो है नॉर्थ साउथ वगैरह डिसाइड किया जाता है, बीच में एक सुई लगा हुआ था जो हम लोग को डायरेक्शन बताता है। घड़ी नहीं होता है, घड़ी की तरह होता है। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। कि इन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण भी देना है। देखिए, ऐसा धात्विक ऑक्साइड जिसके प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है क्या है, ये जो है उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड भी उसी का उदाहरण है। ठीक है ना, अब देखिए ये प्रश्न जो है इसे ना कभी कभी घुमा कर पूछ देता है कि जो एल्युमिनियम डाइऑक्साइड है इसे जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, डाइऑक्साइड बोल दी थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड काहे कहते हैं। ठीक है ना, उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहते हैं, एल्युमिनियम को जो है Al2O3 को जो है उभयधर्मी काहे कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसके पीछे रीजन है कि ये जो है अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करने के बाद जो है ना लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, इसीलिए जो है ना इसे उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है बच्चा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, सभी को अच्छा से पढ़िए। आगे प्रश्न है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम का अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है ना, यह हवा में स्वतः जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन के दो कार्य बताना है। तो देखिए, इंसुलिन का कार्य है पहला कार्बोहाइड्रेट का उपचय करना, दूसरा है ऊतकों में प्रोटीन के संग्रहण में सहायता करना। आगे है ऑक्सिन हार्मोन क्या है, ऑक्सिन हार्मोन क्या है, इसका भी दो कार्य बताना है। तो देखिए, ऑक्सिन हार्मोन यह पादप हार्मोन का एक समूह होता है जो वृद्धि को नियंत्रण करता है। ठीक है ना, ये हार्मोन प्रायः अंकुरण बीजों के अंकुरण के अग्रभागों एवं जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। हार्मोन के जो है कार्य यहाँ पर दिया गया है, बताना है आप लोग के, तो कार्य आप लोग वही लिख सकते हैं इधर साइड जो हम बता दिए हैं। जैसे कि तना और शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज करता है जिससे लंबाई में वृद्धि होती है, यह बीज में अंकुरण को भी बढ़ाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, पौधों में साइटोकाइनिन कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में साइटोकाइनिन कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य है ये भी बताना है। देखिए, साइटोकाइनिन पौधा जो है पौधा के फल एवं बीज में पाया जाता है। अब साइटोकाइनिन जो है वृद्धि उत्प्रेरक होता है, मतलब वृद्धि करने में जो है मदद करता है हार्मोन का। ठीक है ना, इस समूह के सभी हार्मोन मूलतः कार्बनिक पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है ना, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या कार्य है भी जान लीजिए। तो ये हार्मोन को वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करती है। साइटोकाइनिन पार्श्व कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता होती है। साइटोकाइनिन बीजों के अंकुरण में भी सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए आगे प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए, लौह चूर्ण पर जब हम लोग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाता है। ठीक है ना, लौह चूर्ण पर क्या डालेंगे, हाइड्रोजन गैस, तो बन जाएगा जो है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग हल्का होता है क्यों। तो देखिए, कॉपर विलयन से कॉपर के विस्थापन के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग बहुत हल्का होता है। ठीक है ना, आगे है, लोहे के कील का रंग जो है भूरा क्यों हो जाता है। देखिए, लोहे के ऊपर आयरन ऑक्साइड की परत जमा होने के कारण जो है ये भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सभी क्वेश्चन
जो है रिपीटेबल है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है, ठीक है ना, और हल्का रंग जो है हल्का हरा रंग में बदल जाता है। जैसे देखिए कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस है। अब फेरस जो है यहाँ पर कॉपर को क्या कर देगा, अलग कर देगा और अपना स्थान वहाँ पर ग्रहण कर लेगा, ठीक है, विस्थापित करके। तो फेरस सल्फेट बन गया और क्या बन गया, कॉपर। आगे प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए लोहा जो है ना संक्षारण होने लगता है जल्दी से, तो उसे बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट से वस्तु की जो सतह है हवा व नमी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं जा पाता है, इसलिए हम लोग इसे पेंट करते हैं, ठीक है बच्चा। आगे प्रश्न है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से युक्त क्यों किया जाता है। देखिए तेल एवं खाद्य युक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए जो है नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, ठीक है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपाचयित होकर के विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनका गंध तथा स्वाद दोनों बदलता है, मतलब खराब हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए है एक प्रश्न, इसको हम ऐड किए हैं, पर्यावरण के विनाश में हमारी क्या गतिविधियां हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण के जो विनाश होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक जो आवास है, प्राकृतिक आवास जो है आवास, इसका हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। जो चिड़िया जानवर पशु जंगल में रहते हैं इसे ख़त्म कर दे रहे हैं। और हम लोग जो है बहुत सारा वृक्ष को जो है काट रहे हैं। तो वृक्ष काटने से क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो जा रहा है। इसलिए भी जो है हम लोग पर्यावरण में जो है जो भी गतिविधि हो रहा है हम लोग की वजह से हो रहा है, जो भी दिक्कत हो रहा है। और साथ में जो है हम लोग जो है ना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि पानी का बहुत मतलब अलग अलग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब तो इसलिए पानी का भी ऊपर जो है इसका संकट आ गया है। तो पानी से संबंधित भी हम लोग ये लिख सकते हैं किस तरह से हम लोग जो पर्यावरण में दूषित कर रहे हैं, इसलिए पर्यावरण के जो भी कमी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है पर्यावरण में, तो उसमें हम लोग का भी भागीदारी है, ठीक है। आगे प्रश्न को देखिए, देखिए यहाँ पर दिया गया है समीकरण संतुलित करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, संतुलित करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। देखिए पोटेशियम है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, और ये जो है अभिक्रिया करने के पश्चात KOH बनाया है और H2, इसको संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पोटेशियम एक गो है इधर साइड भी, एक गो है इधर साइड में भी, लेकिन हाइड्रोजन देखिए यानी 2 गो है और यानी हाइड्रोजन 3 गो है। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लगा देंगे 2, तो क्या हो गया 2H2 है, मतलब 2 दूनी के 4 गो, लेकिन इधर साइड में 2 गो था, इसलिए यहाँ पर लगा दिए 2, तो यहाँ पर 2 और 2 4 गो हो गया, और इधर साइड भी 4 गो हो गया। अब बचा यहाँ पर तो पोटेशियम जो है 2 गो हो गया है, तो यहाँ भी हम लोग 2 लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम क्लोरीन बनाता है, और जल और साथ में क्लोरीन, इस संतुलित नहीं था। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, तो दूना के 4 गो हो गया इधर साइड हाइड्रोजन, और यहाँ पर 4 लगा दी, इसलिए जो है हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4 गो हो गया, और क्लोरीन भी साथ में 4 गो हो गया। तब उसको 4 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 2 गो यहाँ है था, और यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 गो क्लोरीन था ही, ठीक है ना। तो टोटल मिला के 4 गो हो गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छा से जरूर पढ़िएगा, ठीक है बच्चा। आगे देखिए प्रश्न है 2H2, मतलब ये प्रश्न था H2SO, ठीक है ना, प्लस O2, और ये जो अभिक्रिया के पश्चात H2O प्लस जो है SO2 बनाते हैं, तो इसको संतुलित करना था। तो हम लोग देखिए जिसका ज़्यादा संख्या होता है ना उसको संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन की देखिए ज़्यादा संख्या है, 2 गो यहाँ है, और एन साइड में 2 गो है यहाँ पर। तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए तो यहाँ पर 2 लगाए, तो 2 दूना के 4 गो हो गया। अब इधर साइड में 2 गो था, तो यहाँ भी 2 लगा दी, तो 2 दूना के 4 गो हो गया। लेकिन देखिए सल्फर है ना, सल्फर ये 2 गो हो गया। अब इधर साइड में सल्फर का गो था, 1 गो, तो इसलिए हम लोग फिर से 2 बार यहाँ 2 लगा दिए, तो 2 गो सल्फर हो गया। ऑक्सीजन 2 दूना के 4 गो हो गया, और यहाँ पर 6 गो हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इधर साइड 2 गो था, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए 3, तो ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब आगे देखिए प्रश्न है जो है सोडियम है और O2 है, और अभिक्रिया करके Na2O बनाया है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सोडियम यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 गो है, यहाँ 2 गो है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या गो था 1 गो, तो इसको 2 गो बनाने के लिए यहाँ 2 लगा दिए। तो 2 जैसे लगाए हम लोग ना, तो ये ऑक्सीजन तो 2 गो हो गया, लेकिन सोडियम भी यहाँ पर देखिए 2 ये और 2 4 गो हो गया। तो इसलिए सोडियम को संतुलित करने के लिए हम लोग यहाँ पर बाहरी में क्या लगा दिए 4 लगा दिए, ठीक है। आगे देखिए है Fe प्लस H2O है, और अभिक्रिया करके जो है Fe3O4 बनेले है, और साथ में H2। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा रहता है उसको संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इधर साइड में क्या वो ऑक्सीजन है 1 ही गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो इधर साइड भी देखिए हाइड्रोजन क्या वो 2 गो, हाइड्रोजन ठीक था। Fe 3 गो है इधर, और Fe क्या गो है इधर 1 ही गो था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए 3, तो 3 गो Fe हो गया, इधर भी Fe बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यानी 4 गो है, अब इन्हें क्या गो था 2 गो, अरे 2 करें 1 गो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगा दिए 4, तो अब हो गया 4 गो। लेकिन हाइड्रोजन हो गया अब 4 दूना के 8 गो, तो यहाँ पर 2 गो था, तो इसलिए हम लोग इधर साइड भी 4 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूना के 8 गो बराबर हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए आगे प्रश्न को देखिए
अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा देना है। देखिए अम्ल और क्षार के देखना परिभाषा देना है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं और नीला लिटमस पत्र को ये जो है लाल कर देता है। इनका जो टेस्ट होता है न, ये खट्टा होता है। कैसे होता है? खट्टा टेस्ट होता है इनका, ठीक है ना, जो स्वाद होता है खट्टा। अभिक्रिया के लिए देख लीजिए HCl है, ये जल में घुलेगा ना तो H+ और क्लोरीन के रूप में टूट जाएगा। क्षारक देखिए क्या होता है, तो क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन उत्पन्न करता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है ना। इसका स्वाद जो है ना कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। आगे इससे संबंधित देखिए किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बिच्छू के डंक में जो है ना मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। इस तरह से आपको जो है पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी मतलब इसमें से कोई पूछा जा सकता है। इससे संबंधित आपको और बुक में है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न है देखिए, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो एक साइड में हम लोग द्विखंडन लिख लिए हैं, एक साइड में बहुखंडन लिख लिए हैं, ठीक है बच्चा। देखिए द्विखंडन में क्या है, इस विधि में एक कोशिका दो अनुजात कोशिका में समान रूप से विभाजित हो जाती है। मतलब एक कोशिका जो है दो समान रूप से कोशिका में विभाजित हो जाती है। जबकि बहुखंडन में क्या है कि इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। अगला है, यह सामान्य परिस्थितियों में भी होता है, यह सामान्य परिस्थिति में रह सकता है। यह विषम परिस्थिति के उपरांत होता है, लेकिन ये जो है विषम परिस्थिति जब होगा ना तब होगा ऐसा कंडीशन, मतलब बहुखंडन होता है। आगे है, यह एक तल में होता है, यह एक ही तल में जो है द्विखंडन विधि हो जाता है, लेकिन यह विभिन्न तलों में भी होता है, एक तल नहीं अलग अलग में भी हो सकता है। आगे देखिए प्रश्न है, परागण क्या है, परागण के प्रकारों का उल्लेख करें। परागण देखिए, परागण का परागकोश वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को परागण कहते हैं, ठीक है ना। पराग कणों का जो परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाने के जो प्रक्रिया है उसे ही कहते हैं परागण। परागकोश के से परागण झड़ कर या तो किसी पुष्प या किसी अन्य जीव के माध्यम से जो है पुष्प तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो पराग कणों का स्थानांतरण बहुत से माध्यम से होता है, जैसे वायु से, हवा पे मतलब हो गया, जल से, कीट से तथा अन्य भी किसी कारक से भी होता है। परागण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है बच्चा, याद कर लेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आगे देखिए है, अनुवांशिकता क्या है। तो देखिए अनुवांशिकता देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के गुण लक्षण विशेषताएं संतानों में स्थानांतरित हो जाती है, यह अनुवांशिक कहलाता है, ठीक है ना। और यह जो है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? डीएनए से। और डीएनए जो है जीन के रूप में संग्रहित करता है इस सब सूचना को और आगे जो संतति में भेज देता है। आगे देखिए अनुवांशिकी का जो है भंडारण जानकारी किस तरह से होता है। देखिए तो देखिए डीएनए में जो है ना, मतलब डीएनए का क्या गुण है ये हम लोग को जानना है। तो इसका पहला गुण है अनुवांशिक जानकारी का भंडारण। जैसे देखिए डीएनए में जो जीन होता है नामक जो होता है पदार्थ होता है, वो विभिन्न लक्षणों को, जैसे बाल का रंग, आँख की रंग, बनावट, ऊंचाई, ये सब जो है इसको नियंत्रित करता है। तथा जो है प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस गुणसूत्र को भी इसी में जो है डीएनए संचित रखता है ना। आगे है अनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण। अनुवांशिक जानकारी को भी भेजता है माता पिता से संतति में। जब एक जीव प्रजनन करता है तो उसका डीएनए संतान में स्थानांतरित होता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उसका भी जो है डीएनए बच्चों में भेजता है, ठीक है ना। यह स्थानांतरण यौन प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता दोनों से अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही माता पिता से होता है, ठीक है ना। मतलब माता पिता से दोनों से होता है और अलैंगिक में जो है एक ही से होता है। लैंगिक में दोनों से होगा लेकिन अलैंगिक में एक से। प्रोटीन संश्लेषण में भी ये काम करता है। जैसे देखिए डीएनए आरएनए के माध्यम से प्रोटीन के निर्माण के लिए निर्देश देता है, ठीक है। डीएनए जो है आरएनए के माध्यम से प्रोटीन के निर्माण के लिए क्या करता है? निर्देश देता है, ठीक है ना। और क्या करता है? तो ये प्रोटीन शरीर में एंजाइम, हार्मोन, संरचनात्मक तत्वों के रूप में काम भी करते हैं, ठीक है ना, जो शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। आगे है उत्परिवर्तन, जिसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है ना, म्यूटेशन। और ये जो है विकास में भी मदद करते हैं। जैसे देखिए डीएनए में परिवर्तन से नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैव विकास में भी इनका योगदान होता है। ये गुण हम लोग के लिखना है, ठीक है ना, डीएनए का। कुछ परिवर्तन जो है लाभकारी भी होते हैं और कुछ वातावरण के अनुकूल भी होते हैं, जबकि कुछ हानिकारक भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जितना भी था डीएनए के गुण था, ठीक है ना। इसमें से आप लगभग 4-5 पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं एग्जाम में यदि आता है तो। आगे देखिए प्रश्न है, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन का वर्णन करें। देखिए प्लेनेरिया एक जो है अपरजीवी चपटा कृमि है, ठीक है, मतलब जीव है, जो कि नम भूमि, तालाब, नदी, जल में पाया जाता है। यह सीलिया की गति से चलता है, ठीक है ना।
कुछ प्लेनेरिया में पुनरुत्थ भवन अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों विधियां होती हैं। जैसे देखिए एक है और ये टूट करके 3 खंडों में जो विभाजित हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए है चित्र में देखिए दिया गया निरीक्षण करने के लिए कि आधारित प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए कोशिका है, अमीबा है और अमीबा जो है खंड में बट रही है, ठीक है ना, टूट रही है। यहाँ पर देखिए टूटने के लिए जो है संरचना यहाँ पर बना रही है कि यहाँ से टूटेगा, और यहाँ पर भी देखिए इधर साइड से भी झुका हो गया, और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लगल है कि अब टूटिए जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो है दोनों अलग अलग में टूट गया है, ठीक है ना। अब देखिए यह चित्र क्या दर्शाता है पूछा गया है, और यह चित्र द्वारा प्रदर्शित घटना का भी वर्णन करना है। देखिए चित्र में अमीबा में द्विखंडन विधि को जो है अलैंगिक जनन द्वारा दिखाया गया है। पहला क्वेश्चन कैंसर हो गया। दूसरा है सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन आरंभ होता है तथा प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर दोनों तरफ से धंसना प्रारंभ करती है और केंद्रक तुर्क की तरह फैल जाती है और दोनों कोशिकाएं बन जाती है और दोनों में केंद्रक उपस्थित रहता है। यह जो है समसूत्र की विधि है, समसूत्री विधि है, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग के जो है अमीबा का जो है किस तरह से विभाजन होता है, विखंडन होते हैं। और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमीबा में जो है पोषण, ठीक है ना, अमीबा में पोषण, ठीक है ना, अमीबा में पोषण, तो ये भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि अमीबा में पोषण भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। आगे देखिए है धातुओं एवं अधातुओं में कोई 3 भौतिक और 2 रासायनिक अंतर लिखना है। तो भौतिक गुण को हम लोग देखते हैं पहले। देखिए इस साइड में धातु है और इस साइड में अधातु है। धातुएं चमकदार होती है जबकि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में देखिए आयोडीन जो है और ग्रेफाइट क्या है, चमकता है थोड़ा, ठीक है। धातुएं अघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। धातुएं क्या होते हैं, अघातवर्ध और तन्य होते हैं, जबकि अधातुएं जो है अघातवर्ध और तन्य नहीं होते हैं। ये भंगुर होता है, मतलब जैसे पीटिएगा ना तो चुरचुरा के टूट जाएगा, छितरा जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सी में देखिए धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं जो है ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, मतलब धातु जो ऊष्मा के और विद्युत के चालन करता है, ठीक है ना, चालन करेगा, लेकिन अधातु नहीं करेगा, ठीक है ना, कुचालक होता है। अब आइए रासायनिक गुणधर्म को जान लेते हैं। देखिए धातुएं जो है विद्युत का धनात्मक होती है, मतलब विद्युत प्रवाह करेगा, लेकिन जो है अधातु जो है विद्युत प्रवाह नहीं करेगा। जैसे देखिए O2 हो गया, Cl हो गया, मतलब क्लोरीन हो गया, और यहाँ पर देखिए धातु वाला उदाहरण सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। अब आगे देखिए धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखो Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और आगे देखिए अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है ऑक्साइड बनाएगा, क्या, जैसे सल्फर है और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के इसका अंतर था, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न है समायोता किसे कहते हैं, समायोता किसे कहते हैं। ब्यूटेन पेंटेन के समायों के एवं संरचना सूत्र भी लिखना है, ठीक है ना। देखिए समायोता पहले समझिए, ऐसे भिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है संरचनात्मक समायोवन अर्थात समायोता कहलाते हैं, ठीक है ना। इस घटना का क्रम को ही समायोता कहते हैं। जैसे देखिए ब्यूटेन है C4H10, इसका सूत्र हो गया C4H10, लेकिन इसका जो है सूत्र जो है अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो है कार्बन 4 हो गया है, 1 2 3 4, और इसके चारों ओर जो है हाइड्रोजन जो है घेर लिए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या कर लिए हैं, घेर लिए हैं। तो ये हो गया एक इसका नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र, ठीक है ना। आगे देखिए आगे जो है हम लोग बनाएंगे कार्बन कार्बन, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 3 को सीरीज में रहेगा और एक बीच से निकला के इस साइड जुड़ा रहेगा, और इसके भी चारों तरफ हाइड्रोजन है, इसके भी, और बाकी जितने भी कार्बन है उसके भी चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ करके जो है उस कार्बन को पूरा किए हैं। तो इस तरह से जो संरचना बनेगा इसको हम लोग कहेंगे आइसोब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। ये क्या है, समायोता है किसका, तो ये है जो समायोता ब्यूटेन का, ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे देखिए पेंटेन का है, किसका है, पेंटेन का, ठीक है ना। तो पेंटेन के समायोता क्या हो जाए, निकालने के लिए उसका सूत्र पता होना चाहिए, तो C5H12 हो जाएगा। और इसका भी संरचनात्मक सूत्र देखिए, जैसे नॉर्मल पेंटेन है तो इसमें 5 को पहले कार्बन बना के और चारों तरफ जो है इसका आबंध पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना, एकल बंध के द्वारा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। लेकिन यदि हम बीच में से कहीं से जो है किसी कार्बन से जो है ले करके एक अलग कार्बन का निर्माण करते हैं और सभी जो है इसको आबंध को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे आइसोपेंटेन। क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन। उसी प्रकार से देखिए होता है नियोपेंटेन। क्या होता है, नियोपेंटेन, मतलब जो है इसमें जो है हम लोग बीच से निकालेंगे, बीच से हम लोग शाखा निकालेंगे और दोनों तरफ शाखाएं होंगे, देखिए इस साइड में भी इस साइड में भी, और जितने भी इसको आबंध की आवश्यकता होगा उसे हम लोग
हाइड्रोजन दे दे करके जो है हम लोग इसको आबंध को पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हो गया नियोपेंटेन, ठीक है ना। तो इसमें से आप लोग का जो है एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। आगे देखिए प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे किसे कहते हैं, ठीक है ना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है ये भी बताना है। देखिए किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर अथवा मादा होने का भविष्यवाणी करना लिंग निर्धारण कहलाता है, ठीक है ना। अभी कैसे होता है देखिए, पुरुष के पास जो है ना गुण होता है एक्स और वाई, ठीक है ना, गुणसूत्र जो होता है एक्स और वाई, और मादा के पास होता है एक्स एक्स, क्या होता है एक्स एक्स। यदि पुरुष जो है अपने तरफ से एक्स गुणसूत्र देता है, क्या देता है एक्स गुणसूत्र देता है, और मादा की तरफ से भी एक्स मिल गया, तो देखिए दोनों क्या हो गया एक्स एक्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक्स एक्स, और एक्स एक्स जब गुण हो गया तो एक्स एक्स गुण किसका होता है मादा के, काके मादा के, यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया गलत है, ठीक है ना। तो मादा हो जाएगा, क्या होगा संतति मादा होगा, ठीक है ना। और यदि और के पुरुष से वाई लिया जाता है, क्या लिया जाता है वाई, पुरुष से क्या लिया जाता है वाई, और मादा से जो है एक्स मिलता है, क्या मिलता है एक्स, तो एक्स और वाई क्या हो गया एक्स और वाई। तो जब एक्स और वाई हो जाएगा तो यहाँ कौन सा जो बच्चा जन्म लेगा कौन जाति का होगा नर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नर, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जानिए आर्त चक्र क्या है। देखिए यदि गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो यह नष्ट होने लगता है, क्या होने लगता है नष्ट होने लगता है, ठीक है ना। और नष्ट होने में जो है इसे 28 दिन पूरे हो जाने के बाद यह नष्ट होकर गर्भाशय के अंत स्तर के साथ योनि द्वार होकर के रक्त के रूप में बाहर आने लगता है, ठीक है ना। इस प्रकार पूर्व रजोस्राव से दूसरे रजोस्राव के बीच जो है ना 28 दिन का समय लगता है, जिसे आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है ना। आगे है बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। ये हो गया आर्त चक्र हो गया, और आर्तव चक्र हो गया, रजोस्राव हो गया, ठीक है ना। चक्र क्या है, गर्भावस्था में रजोस्राव क्यों नहीं होता है। देखिए यदि गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार के स्तर रुधिर वाहिकाओं के साथ बाहर निकल दिए जाते हैं, जिससे स्त्रियों में रक्त का स्राव होता है, जिसे रजोस्राव कहते हैं। रजोस्राव 28 से 30 दिन में एक बार होता है। गर्भावस्था में अंडोत्सर्जन नहीं होता है, जिस कारण से रजोस्राव नहीं होता है। देखिए जब फीमेल होती है ना, फीमेल में क्या होता है कि हर मंथ जो है एक का निर्माण होता है, लेकिन जब ये गर्भ धारण कर लेती है तो गर्भ धारण करने के बाद जो है ना एक का निर्माण जो है ना बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो जो रजोस्राव क्रिया है ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है मनुष्य में बौनापन के क्या कारण है। तो देखिए प्यूटरी ग्रंथि से जो है ना हार्मोन जो रिलीज होता है, जो छूटता है, उत्पादन होता है, ये जो है ना कम होने लगता है या फिर उत्पादन नहीं के बराबर होता है, तो शरीर का जो है विकास रुक जाता है। शरीर का विकास क्या होता है रुक जाता है, वृद्धि जो है रुक जाता है। इसी कारण से जो है ये हम लोग का जो समस्या देखने के लिए मिलता है। बाकी बच्चों आप लोग के जितने भी सब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो आप लोग के करा दिए गए हैं, ठीक है ना। बाकी हम प्रयास करते हैं कि जल्द ही आप लोग के बीच ऑब्जेक्टिव का भी कुछ प्रश्न लाया जाए, जिससे कि आप लोग के बहुत हेल्प मिले, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग जोरों शोर के साथ मेहनत कीजिए, आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो है करा दिया गया है, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को गुड नाइट।